अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 5। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है और नीचे ए पार्ट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पहले हम स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको जस्ट ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स को आपने जस्ट सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई के जनरल मीनिंग होते हैं चीजों को सिंपलर टर्म्स में एक्सप्रेस करना। अब इसमें बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ सकती हैं, जैसे अगर कोई आपके पास एक्सप्रेशन होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती तो उसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉमन लेना, कैंसिलेशन, ये सारी चीजें सिंप्लीफिकेशन में आती हैं, ये करनी पड़ती। अब यहाँ पर जो हमारे पास आप देख सकते हैं पार्ट नंबर ए में जो टर्म्स लिखी हुई हैं, इनके ऊपर आपको इंडेक्स मेंशन नजर आ रहे हैं जिनको आप पार्ट्स भी बोल सकते हैं। तो ऐसे सिनेरियोज में आपको डिफरेंट लॉज ऑफ इंडेक्सेस जो हैं, जो मैं आपको पिछले तमाम क्वेश्चंस में बताता आ रहा हूं, बताए हैं, समझाए हैं, उन्हीं की जरूरत पड़ेगी, उन्हीं की मदद से आप इनको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो यही हमारा टास्क है इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आप इस पहले पार्ट को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है h² k मल्टीप्लाई बाय h रेज टू पावर 11 टाइम्स k रेज टू पावर 9। अब आप एक चीज जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पर टर्म लिखूं फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 3, मैंने इसको पढ़ा 2 रेज टू पावर 3, तो ये जो 2 है ये कहलाता है बेस और ये जो 3 है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट भी आप इसको कह सकते हैं, इसको हम कुछ जगह पर इंडेक्स भी बोला करेंगे और इसको आप पार भी बोल सकते हैं। आपने समझने के लिए इन तीनों का मीनिंग एक ही रखना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर जो h है ये एज अ बेस है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 है। इधर k एज अ बेस है, इसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं है, जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट ना हो यानी कोई पार ना हो, आप खुद से उसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं जिस तरह मैंने लिख दिया। यहां पर ये पूरी की पूरी चीज जो कि h² k थी, दो चीजों का प्रोडक्ट थी, मल्टीप्लाई हो रही है किससे, इस दो चीजों के प्रोडक्ट से, जो कि है h रेज टू पावर 11 मल्टीप्लाई बाय k रेज टू पावर 9। तो अब आपने यहां पर क्या करना है, यहां पर आपने लॉ यूज करने हैं। कौन सा लॉ? इंडेक्सेस के लॉ। तो मैंने आपको सबसे पहला लॉ ये बताया था कि जब भी आपके पास कोई दो टर्म्स ऐसी हो जो कि मल्टीप्लाई हो रही हो और बेस उनकी एक जैसी हो, तो ऐसे सिनेरियो में आप उस बेस को एक दफा लिखते हैं और उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट होता है या जिसको आप पार भी बोल सकते हैं, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, उनको आप ऐड करके उसके ऊपर लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें यहां पर ये h² और ये h रेज टू पावर 11, ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही है क्योंकि बीच में आप मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देख सकते हैं और इन दोनों चीजों की बेस अगर आप देखें वो सेम है, इधर भी बेस h है, इधर भी बेस h है। तो ऐसे सिनेरियो में जो बेस होती है उसको एक दफा लिखा जाता है, यानी आप h को एक दफा लिखेंगे और इनके ऊपर जो पार्ट्स होते हैं या जिसको आप इंडेक्स बोल रहे हैं, इनको आप ऐड करके इसके ऊपर लिखते हैं h के ऊपर। तो देखिए इधर h के ऊपर क्या पार्ट या एक्सपोनेंट है या इंडेक्स बोल रहे हैं वो 2 है और इधर क्या है, यहां पर 11 है। तो आप इन दोनों को ऐड करके इस तरह लिखेंगे 2 प्लस 11। तो ये हमारे पास लॉ नंबर 1 था, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया हुआ है। तो ये तो हो गई एज की बात। अगर आप देखें यहां पर k के साथ भी यही सेम केस है कि यहां पर k रेज टू पावर 1 है और ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी चीज से जिसके अंदर लिखा हुआ k रेज टू पावर 9। तो यहां पर भी आप देखें दोनों जो k रेज टू पावर 1 और k रेज टू पावर 9 है बेस के लिहाज से एक जैसे हैं, दोनों की बेस k है। तो यहां पर भी ये दोनों की बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सेम आपके पास लॉ यूज होगा कि आप बेस को एक दफा लिखेंगे, यानी आप k को एक दफा लिखेंगे और इनके ऊपर जो पार है या आप उसको एक्सपोनेंट बोलें या इंडेक्स बोलें, उनको ऐड करके लिखेंगे। यहां पर k के ऊपर जो इंडेक्स है या पार है वो है 1, इधर 9 है, तो 1 प्लस 9 करके लिखेंगे। आप इधर लिखेंगे 1 प्लस 9 इस तरह इसके ऊपर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो यहां पर h वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 2 प्लस 11 कितना होता है, वो होता है 13, तो यहां पर आ जाएगा 13 और 9 प्लस 1 कितना होता है, वो होता है 10, तो यहां पर आ जाएगा k रेज टू पावर 10। तो ये हमने a पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया, एक सिंगल टर्म में एक्सप्रेस कर लिया। तो यही हमने करके दिखाना था। यहां पर a पार्ट फिनिश हुआ, अब करते हैं b पार्ट को। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है नेगेटिव m रेज टू पावर 7 n रेज टू पावर 3 और ये पूरी की पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है इस पूरी चीज के साथ जो लिखी हुई है 4 मल्टीप्लाई बाय m रेज टू पावर 11 मल्टीप्लाई बाय n रेज टू पावर 9। तो यहां पर भी आपने लॉ नंबर 1 की जो है मदद लेनी है, जो भी आपको मैंने ए पार्ट पे समझाया है। तो आपने याद रखना है जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि कॉन्स्टेंट्स कहां पर है, जिनको आप यहां पर बोल रहे हैं कि आपको कहां पर ये डिजिट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं। जैसे यहां पर देखें आपके कॉन्स्टेंट 4 एज अ डिजिट भी आप बोल लें
ये लिखा हुआ नजर आ रहा है और इस ब्रैकेट में जस्ट नेगेटिव लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे सिनेरियोज में अगर खाली नेगेटिव इस तरह मेंशन्ड हो और वो आगे तमाम चीजों के साथ इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा हो, जिस तरह नेगेटिव का साइन इन तमाम चीजों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसे नेगेटिव की जगह पर -1 लिख सकते हैं। तो अगर मैं आसानी के लिए यहाँ पर ब्रैकेट वैसे लिखूं, नेगेटिव वैसे लिखूं और यहाँ पर 1 लिख लूं, तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इससे बस क्वेश्चन को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए मैं बाकी चीजें वैसे की वैसी उतार रहा हूं और यहाँ पर, और आप नोटिस करें ये ऊपर से भी नीचे वैसे उतार रहा हूं, ये भी और ये भी, और बस यहाँ पर मैंने इजाफा क्या किया है कि जो नेगेटिव साइन था उसके साथ यहाँ पर 1 लिख दिए। नेगेटिव का मतलब -1 ही होता है। तो अब आपके पास जो इस तरह क्वेश्चन होता है जिसमें आपके पास एक कांस्टेंट नजर आ रहे हो, आपने इनको सबसे पहले सेपरेट करना होता है क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई इजीली हो सकते हैं। जिस तरह आप देखें यहाँ पर -1 लिखा हुआ है और यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप पहले इनको हटा लें, इनको अलग कर लें। तो हम पहले लिख लेंगे -1 और ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखिए मैंने इन कांस्टेंट्स को सबसे स्टार्ट में लिख लिया, सबसे पहले लिख लिया। अब बाकी चीजों की बारी आएगी। अब देखिए यहाँ पर m⁻7 है, यहाँ पर m⁻11 है। याद रखिएगा पार बोल लें इस 7 को या इंडेक्स बोल लें या एक्सपोनेंट बोल लें, एक ही बात है। तो यहाँ पर m⁻7 और यहाँ पर m⁻11 है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपको रूल पता है कि जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो वो बेस के लिहाज से सेम हो तो उनकी बेस को एक दफा लिखा जाता है और उनकी पार्ट्स को ऐड करके उनके ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी m बेस है, यहाँ पर भी m बेस है, तो क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, बेस m को एक दफा लिखेंगे और इन दोनों की पार्ट्स को ऐड करके इस m के ऊपर लिखेंगे। यहां पर 7 है, यहां पर 11 है, तो आप लिखेंगे 7 + 11। अब इस तरह n के साथ भी होगा, इधर n⁻3 है, इधर n⁻9 है, ये भी टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। तो यहां पर भी आप ऐसे करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, दोनों की बेस सेम है n, तो बेस को एक दफा और इनकी पार्ट्स को ऐड करके लिखेंगे लॉ नंबर 1 के मुताबिक। तो यहां पे लिखेंगे 3 और इसकी पार्ट 9 है, तो 3 + 9। अब अगले स्टेप में आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, जैसे -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी कोई नेगेटिव नंबर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जो है वो नेगेटिव नंबर ही के तौर पर आता है। जैसे -1 है, यहाँ पे +4 है, तो आंसर में तो नेगेटिव ही आएगा और 1 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। इधर m के ऊपर पार है 7 + 11, तो 11 में आप 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 18। तो आप यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लाई के सिंबल को ना लिखें, इसको मिलाकर लिख लें। 11 + 7 कितना होता है, वो होता है 18। आगे आप देखें 9 + 3 है, तो ये कितना होता है 12। तो आप मल्टीप्लाई के सिंबल को यहाँ पर ना लिखें, जस्ट n लिखें और इस पर 9 + 3 कितना होता है 12 वो लिख दें। तो ये आपने अपने इस गिवन क्वेश्चन को जो है सिंप्लीफाई करके दिखा दिया। तो यहाँ पे हमारा हो गया बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 p⁻6 मल्टीप्लाई बाय q⁻7 और ये पूरी की पूरी चीज मल्टीप्लाई हो रही है इस आगे लिखी हुई एक्सप्रेशन के साथ, जो कि है 2 मल्टीप्लाई बाय p⁻3 मल्टीप्लाई बाय q⁻10। तो यहाँ पर भी पिछली पार्ट्स की तरह ही आपने करना है और यहाँ पर भी आपको लॉ नंबर 1 जो है यूज करना पड़ेगा अपनी बुक के मुताबिक। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने इन कॉन्स्टेंट्स को सेपरेट कर लेना है, क्योंकि सारी चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ 11 और यहाँ पे लिखा हुआ 2, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको स्टार्ट में लिख लेंगे, हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको तो हम अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर देखिए p⁻6 है, यहां पर p⁻3 है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस देखें दोनों की सेम है। तो ऐसे सिनेरियो में बेस को एक दफा लिखते हैं और इनके ऊपर जो पार्ट्स होती हैं इनको ऐड करके इसके ऊपर लिखते हैं। तो हम यहां पे मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, दोनों जो p है ऐसा बेस मौजूद है, इन p को एक दफा लिखेंगे और इनके ऊपर जो पार है 6 और 3 इनको ऐड करके इस तरह लिखेंगे 6 + 3। आगे फिर से मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, यही सेम केस q के लिए भी करना पड़ेगा। यहाँ पे q⁻7 है, यहाँ पे q⁻10 है, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, बेस के लिहाज से सेम है। तो बेस q को एक दफा लिखेंगे और इनकी पार्ट्स को ऐड करके ऊपर लिखा जाएगा। एक की 7 है, एक की 10 है, तो आप लिखेंगे 7 + 10, ये मैंने लिख दिया। अब इनको फर्दर सॉल्व कर लें। 11 2 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 22, तो यहाँ पे आ जाएगा 22। मल्टीप्लाई का सिंबल अब डालने की जरूरत नहीं है, हम इनको मिलाकर लिख रहे हैं, इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब जस्ट लिखेंगे p, 6 + 3 कितना होता है 9, यानी हो जाएगा p⁻9। इधर q के ऊपर है 7 + 10, तो आप लिखेंगे q और 7 + 10 कितना होता है, वो होता है 17, तो यहाँ पर आ जाएगा 17। तो ये हमने अपने सी पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन थी इसको जो है सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब चलते हैं हम अपने डी पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर डी लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है h⁻9 मल्टीप्लाई बाय k⁻6 और ये पूरी की पूरी चीज डिवाइड हो रही है किस चीज से, कौन चीज इसको डिवाइड कर रहा है, h⁻5 मल्टीप्लाई बाय k⁻4। तो जब भी आपके पास इस तरह की एक्सप्रेशन लिखी हुई है जिसमें इस तरह डिवीजन का सिंबल हो, आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या इस तरह लिखेंगे, जो चीज पहले लिखी हुई है इसको पहले लिखेंगे, जैसे h⁻9 मल्टीप्लाई बाय k⁻6 और डिवीजन सिंबल की जगह पर इस तरह की लाइन लगाएंगे और जो चीज बाद में लिखी हुई है उसको
नीचे इस तरह हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे h रेज टू पावर 5 और k रेज टू पावर 4। अब यहां पर आपने लॉ नंबर 2 यूज करना है, मैंने लॉ नंबर 2 भी आपको समझाया हुआ है। तो लॉ नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर इस तरह हो जो कि बेस के लिहाज से एक जैसा हो और वो डिवाइड हो रहा हो, जैसे आप देखें यहां पर ये h रेज टू पावर 9, आप जस्ट इस h को सोच लें कि कोई नंबर होगा, हमें नहीं पता इसकी क्या वैल्यू होगी, जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं कोई नंबर होगा, वैसा ही h आप देखें नीचे भी लिखा हुआ है। तो ये दोनों h एक तरह के आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये नीचे वाला ऊपर वाले को डिवाइड कर रहा है। तो आप देखिए इन दोनों टर्म्स को, तो इन दोनों की बेस सेम है, ये 9 के नीचे h है, ये h बेस है, इधर 5 के नीचे ये h है, ये h बेस है। तो अगर कोई दो चीजें ऊपर नीचे ऐसी लिखी हुई हैं जो बेस के लिहाज से सेम हो तो उनकी पार्ट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको मैंने एक रूल बताया था, वो ये था कि आप इन दोनों टर्म्स में देखिएगा कि बड़ी पार कहां पर मौजूद है। जैसे आप देखें जो h ऊपर लिखा हुआ है इसके ऊपर पार 9 है और जो h नीचे लिखा हुआ है इसके ऊपर पार 5 है। तो 9 जाहिर बात है बड़ा है 5 से, तो जहां पर बड़ी पार होगी उस तरफ आपने चीजें लिखनी है, उस जगह पर आपने चीजें लिखनी है। यानी यहां पर न्यूमरेटर में h रेज टू पावर 9 मौजूद है, ऊपर मौजूद है, तो यहां पर ही आपने सारी वर्किंग करनी है और इस 5 को भी ऊपर लेके आके इस 9 में से क्या कराना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो आप क्या लिखते हैं, इस रूल के मुताबिक आपको बेस एक दफा लिखनी पड़ती है, ये मैंने बेस एक दफा लिख दी, जो पार बड़ी है जैसे 9 उसको लिखते हैं, आप 9 लिख देंगे, और जो छोटी पार है वो यहां पर आके इस पार में से सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी +5 है ना नीचे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इस तरह आपने लिख देना होता है। अब नीचे कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि जब ये h रेज टू पावर 5 ऊपर आता है तो यहां पर हम उसकी जगह पे -5 कर चुके होते हैं, तो नीचे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती, यानी नीचे एक तरह का 1 बच जाता है जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब सेम प्रोसीजर यहां पर करना पड़ेगा, यहां पर भी आप देखें k रेज टू पावर 6 है और नीचे k रेज टू पावर 4 है, तो ये दोनों चीजें ऊपर नीचे लिखी हुई है, k रेज टू पावर 4 डिवाइड कर रहा है इस k रेज टू पावर 6 को, बेस के लिहाज से आप देखें दोनों चीजें सेम है और डिवाइड भी हो रही है। तो लॉ नंबर 2 आप यहां पर यूज करेंगे और उसके मुताबिक आप बेस को लिखेंगे एक दफा, तो देखिए मैं k को लिख रहा हूं बेस एज अ एक दफा, और जो बड़ी पार है उसको पहले लिखेंगे, 6 है तो यहां पर 6 को पहले लिखूंगा, और ये जो पार है 4 जो कि 6 से जाहिर बात है छोटी है, ये इस 6 में से आके क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो आप लिख देंगे 6 - 4। अगर नीचे होती ऐसी टर्म जिसमें पार बड़ी होती तो आप इस सब चीज को लाइन के नीचे लिख रहे होते, लाइन डाल के नीचे लिख रहे होते, क्योंकि न्यूमरेटर मौजूद थी तो देखिए मैंने तमाम चीजों को ऊपर उसी पोजीशन में न्यूमरेटर में लिखा है, नीचे कुछ भी नहीं बचा तो उसकी जगह पर आप 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें जिस तरह मैंने खाली छोड़ा है तो भी ठीक है। अब अगले स्टेप में आप इसको सॉल्व कर ले, तो 9 - 5 कितना होता है, वो होता है 4, तो यहां पे लिख दे 4, और 6 - 4 कितना होता है, वो होता है 2, तो यहां पे लिख दे 2। तो ये आपने इसके डी पार्ट को भी सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर ई लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये भी पार्ट नंबर जो है डी की तरह है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ 15 मल्टीप्लाई बाय m रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई बाय n रेज टू पावर 7, ये पूरी की पूरी चीज डिवाइड हो रही है किससे, 3m² n से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय m² मल्टीप्लाई बाय n से। तो यहां पर भी आप इन दोनों चीजों को आप देख सकते हैं, इनके दरमियान डिवीजन का सिंबल है, तो पहले आप इस चीज को भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें जिस तरह डी पार्ट में लिखा था। तो जो चीज पहले लिखी हुई है इसको मैं पहले लिखूंगा एज अ न्यूमरेटर, ये मैंने लिख लिया, और डिवीजन वाले सिंबल की जगह पर इस तरह की लाइन डालूंगा, और जो चीज बाद में लिखी हुई थी इसको मैं डिनोमिनेटर में लिख लूंगा इस तरीके से। अब ये जो कांस्टेंट्स हैं, ये जो कांस्टेंट्स ऊपर नीचे लिखे हुए आए और ये आगे लिखी हुई तमाम चीजों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होने चाहिए लाजमी, अगर इनमें कैंसिलेशन हो सकती हो तो आपने कैंसिलेशन कर देनी है। जैसे देखिए 15 और 3 दोनों कंप्लीटली डिवाइड होते हैं 3 पर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 1 टाइम्स 3 और 3 5 टाइम्स 15, तो ऊपर आपके पास बच जाएगा 5, उसके साथ बच जाएगा m रेज टू पावर 8, उसके साथ बच जाएगा n रेज टू पावर 7, और नीचे आपके पास इस 1 को लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है, तो यहां पे जस्ट मैं लिख रहा हूं m² और n, ये बच जाएगा। अब यहां पर अगेन आपने लॉ नंबर 2 यूज करना है, जो मैंने आपको अभी पिछले पार्ट में बताया कि जब भी आपके पास ऊपर नीचे ऐसी टर्म्स लिखी हुई हो जो बेस के लिहाज से सेम हो तो आप उनकी जो पार्ट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कैसे, जैसे आप देखिए ऊपर 5 लिखा हुआ है, इसको तो आप वैसे ही लिखें क्योंकि इसमें तो कोई मजीद कैंसिलेशन होने वाली नहीं है। अब देखिए यहां पर भी m रेज टू पावर 8 है और नीचे भी m है, लेकिन उसके ऊपर पार्ट डिफरेंट है, वो 2 है, यानी बेस के लिहाज से अगर देखें दोनों की बेस m ही है। तो अब आपने ये देखना होता है अगर बेस सेम है, दोनों चीजें ऊपर नीचे लिखी हुई यानी एक दूसरे को डिवाइड कर रही है, तो आपने देखना पार किसके ऊपर बड़ी है, तो ऊपर जो m लिखा हुआ उसके ऊपर 8 है, यानी आपको जो भी चीज लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज न्यूमरेटर में लिखी हुई है तो आपने भी तमाम वर्किंग न्यूमरेटर में ही करके दिखानी है। तो आप जो है क्या करेंगे कि इन दोनों की जो टर्म्स थी जिनकी बेस है उसको एक दफा लिखेंगे, दोनों की बेस m है तो आप m को लिख लेंगे एक दफा। अब जो बड़ी पार है पहले उसको मेंशन करेंगे, आप 8 को मेंशन करेंगे पहले, और ये जो 2 था, ये जो 2 नीचे प्लस था ये ऊपर आके क्या हो जाता है माइनस,
यानी जो पार इसके अलावा होती है, इस बड़ी पार के अलावा नीचे आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी, उसको आप माइनस कर देते हैं उस पार को इस बड़ी वाली पार में से। तो नीचे 2 था तो ये 2 क्या हो जाएगा, इस 8 में से माइनस हो जाएगा। अगर m रेज टू पावर 8 नीचे लिखा होता तो ये तमाम वर्किंग में लाइन डाल के नीचे कर रहा होता। तो जहां पर वो वाली टर्म होगी जिसके ऊपर बड़ी पार होगी वहीं पर आपने वर्किंग करनी होती है। तो अब ये क्योंकि ऊपर थी न्यूमरेटर में थी तो देखिए मैं न्यूमरेटर में ही इस चीज को लिख रहा हूं। आगे आप देखें n रेज टू पावर 7 है और नीचे जो n है उसके ऊपर कोई पार नहीं, कोई पार ना होने का मतलब है आप खुद से इसके ऊपर पार 1 यूज करेंगे। तो इधर भी बड़ी बात क्लियर है, सेम रूल के मुताबिक यहां पर जो n है इसके ऊपर जो 7 है वो बड़ा है इस 1 वाली पार्ट से, यानी यहां पर भी चीज पूरी न्यूमरेटर में लिखी हुई है तो आपको यही सेम वर्किंग न्यूमरेटर में करनी होगी। तो दोनों की बेस n है तो आप बेस को लिखेंगे एक दफा, n को लिख दिया एक दफा, बड़ी पार को लिखेंगे 7 और ये जो छोटी पार है +1 है ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी इस पार को आप इस बड़ी वाली पार में से हमेशा माइनस करा दिया करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 - 1। अब नीचे कुछ भी नहीं बचा तो उसकी जगह पर आप 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें जैसे मैंने लिखा हुआ है तो भी ठीक है। अब आगे आप लिख देंगे 5, m वैसे का वैसे ही, 8 - 2 कितना होता है वो होता है 6, इधर n वैसे का वैसे ही और 7 - 1 कितना होता है वो भी होता है 6। तो आपका आंसर आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय m रेज टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय n रेज टू पावर 6। तो यही हमने ई पार्ट में सिंप्लीफाई करके दिखाना था। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर F लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं पिछली पार्ट की तरह कि दोनों एक्सप्रेशन जो हैं इनके दरमियान डिवीजन का सिंबल है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इस पूरी चीज को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे कि जो चीज पहले लिखी हुई है उसको पहले लिखेंगे एज अ न्यूमरेटर, तो मैं लिखूंगा -10 x रेज टू पावर 5 और y रेज टू पावर 6। डिवीजन सिंबल की जगह पर मैं इस तरह की लाइन यूज करूंगा और जो चीज बाद में लिखी हुई है उसको नीचे डिनोमिनेटर में लिखूंगा -2 x और y रेज टू पावर 3। अब आप देख सकते हैं ये ऊपर जो माइनस है और नीचे जो माइनस है ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके अलावा 10 और 2 ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, कांस्टेंट में जो कैंसिलेशन हो सकती है आपने कर देनी है। तो 10 और 2 दोनों कंप्लीटली डिवाइड होते हैं 2 पर। 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 5 टाइम्स 10 होता है। तो जो चीजें बच गई हैं मैं उनको लिख देता हूं। ऊपर बचा 5, उसके साथ बच गया है x रेज टू पावर 5, उसके साथ है y रेज टू पावर 6 और नीचे आपके पास बच गया 1। इस 1 को लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट बच गया x और साथ बच गया y रेज टू पावर 3। अब फिर दोबारा लॉ नंबर 2 ही यूज करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऊपर टर्म लिखी हुई है x रेज टू पावर 5 और नीचे लिखी हुई है सिंपल x, ये दोनों टर्म्स ऊपर नीचे लिखी हुई हैं आपस में डिवाइड हो रही हैं, आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो आप नोटिस करें कि इन दोनों की बेस सेम है। तो ऐसे सिनेरियो में मैंने आपको बताया हुआ क्या करना है कि 5 तो वैसे का वैसे ही लिखना है। अब आपने देखना है कि इन दोनों टर्म में से वो कौन सी टर्म है जिसके ऊपर बड़ी पार है, यानी ऊपर जो टर्म लिखी हुई है x रेज टू पावर 5 ये पार के लिहाज से बड़ी है क्योंकि यहाँ पर पार 5 है और नीचे जो x लिखी हुई है सेम बेस x के साथ उसके ऊपर कोई पार नहीं है तो आप खुद से 1 लिख सकते हैं। तो रूल आपको समझाया हुआ है, आप बेस को एक दफा लिखेंगे, यानी ये बेस x है तो x को एक दफा लिखेंगे, जो बड़ी पार है उसको भी एक दफा लिखेंगे इसके ऊपर ही, और जो इसके अलावा नीचे जो x लिखा हुआ है उसके ऊपर जो पार होगी या जो भी चीज लिखी होगी उसकी जो पार होगी छोटी पार जो होगी वो इस बड़ी पार में से आपने सब्ट्रैक्ट करवा देनी है। तो यहाँ पर 1 है तो ये 1 जो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 में से, तो आप लिख देंगे 5 - 1। अगर याद रखिएगा जहां पर जो टर्म बड़ी पार के साथ होती है वहीं पर ये तमाम चीजें हम लिख रहे होते हैं, वर्किंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर x रेज टू पावर 5 न्यूमरेटर में मौजूद था तो इसलिए मैं देखिए ऊपर लिख रहा हूं। अगर ये डिनोमिनेटर में होता और ये x रेज टू पावर 1 ऊपर होता न्यूमरेटर में होता तो मैं फिर लाइन डाल के x रेज टू पावर 5 - 1 नीचे डिनोमिनेटर में लिख रहा होता। ये फर्क आपने याद रखना है। अब आगे चलें तो आगे भी ऐसे ही है, यहाँ पर भी y रेज टू पावर 6 और नीचे y रेज टू पावर 3 है। दोनों चीजें बेस के लिहाज से सेम है, दोनों में बेस y है। तो रूल वही रहेगा क्योंकि जो ऊपर टर्म लिखी हुई है उधर बड़ी पार है तो ऊपर ही चीजें लिखेंगे, यानी बेस को एक दफा लिखेंगे, y एक दफा, बड़ी पार एक दफा, और जो छोटी पार है वो इस बड़ी पार में से सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। यानी 3 है नीचे तो 3 इस 6 में से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो नीचे वाली तमाम चीजें ऊपर एडजस्ट हो चुकी हैं, माइनस हो चुकी हैं पार्ट्स के लिहाज से, तो नीचे अब कुछ भी नहीं बचा। आप 1 भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा 5, x वैसे ही 5 - 1 कितना होता है वो होता है 4 और 6 - 3 कितना होता है वो होता है 3। तो ये आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y रेज टू पावर 3। यही हमने जो है सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इसको दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।